बहुत शुक्रिया हमें दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। और आज थोड़ा-सा फॉर्मेट मुख्तलिफ है। मैं और इकबाल खुर्शीद साहब आपको नज़र आ रहे हैं कि हम इस वक़्त जो बैठे हैं, वो हम एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे पॉडकास्ट में वो मेहमान के तौर पे आते रहे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के वो मेज़बान हैं और मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब पीरज़ादा सलमान को। बहुत शुक्रिया काशिफ। और असल में मैं आपके देखने वालों के लिए बताता चलूं कि इस प्रोग्राम का ख्याल मुझे यूं आया था कि फिल्म मेरा मतलब मेरी दिलचस्पी का मौजू है, जैसे दीगर मौजू आते हैं जितनी असनाफ हैं मतलब की एक्सप्रेशन की। तो मैं देखता रहता हूँ आप दोनों को, एक तो आकाश बराम इस वाकिफ है, लेकिन इकबाल खुर्शीद को भी मैं बगौर जो कुछ भी ये फेसबुक पर पोस्ट कर रहे होते हैं वो देखता रहता हूँ। और ये एक तो इनकी अदब से भी लगन है, लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन फिल्म पे जो खास इनकी नज़र है, महारत है। और आप दोनों को मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी आप दोनों की मैं यानी बैन सतुर नोक झोंक भी देखता हूँ कुछ मामलात में, वो भी अच्छी लगती है। तो मैंने ये सोचा कि और मैं ये बिल्कुल सिस्टर दिल से मैं जानना चाह रहा हूँ, यानी इसमें ज़ाहिर उम्र में आप दोनों मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं ये जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है फिल्म की दुनिया की, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दिलचस्पी, मैंने खुद भी 4-5 शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है, आइंदा भी बनाने का इरादा है। लेकिन इब्तिदा हम यूं करते हैं, जरा सी मुश्किल बातों से आसान बातों की तरफ आएंगे। 2000 की नया हजारिया है, तो एक टाइम मैगजीन में एक बहुत बड़े लिखारी का इंटरव्यू आया, नोवेल नाम का हफ्ता, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो उन्होंने उनसे कहीं पूछा गया, नॉवल लिखते थे वो, अंग्रेजी में नॉवल लिखते थे, इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा द बेस्ट क्रिएटिव वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी हैज गॉन इनटू फिल्म मेकिंग। 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन जो तख्लीकी काम है वो फिल्म मेकिंग में गया। अच्छा, मैं इस अचंभे में पड़ गया, ताज्जुब हुआ कि भाई 20वीं सदी में तो सबसे अच्छी नज्म द वेस्टलैंड, सबसे बड़ी नज्म जो कही जाती है वो लिखी गई, यूलिसीज जैसा नॉवल, और फिर बाद में गैब्रियल गार्सिया मार्केज और कुलडेरा की चीजें आई। 20वीं सदी में थिएटर में जॉन ऑसबॉर्न का ड्रामा लुक बैक इन एंगर, जिससे एंग्री यंग मैन की मूवमेंट शुरू हुई, और अमिताभ बच्चन वगैरह। लेकिन उसने कहा उसके बावजूद, एक तो आप लोग ये बताइए कि आप इस ख्याल से मुख्तलिफ हैं दोनों, और मुत्तफिक हैं इस ख्याल से कि जो बेहतरीन क्रिएटिव काम हुआ है तमाम असनाफ एक्सप्रेशन के असनाफ में, उनमें फिल्म को आप ऊपर देखते हैं या कहाँ देखते हैं? अच्छा, मेरी राय यह है कि जो मास कम्युनिकेशन के जितने भी जराए हैं उनमें कम से कम 20वीं सदी में फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम बन के उभरी, और ये इतनी ताकतवर थी कि जो लेनिन है उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर हमें अपने नजरियात की तरवीज के लिए किसी प्लेटफॉर्म को बरतना है, तो नॉवेल्स तो वो पहले ही बरतते थे, फिक्शन बरतते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है फिल्म। और अगेन अगर हम देखें कि जो हॉलीवुड का पूरा जो ज़हूर हुआ, उसको जो उरूज मिला, उसके अंदर भी जो फिल्म से जुड़ी हुई चाहत थी, उसकी मकबूलियत थी, उसकी रसाई थी, क्योंकि पहली जंग के दिन के बाद हमने देखा कि जो जर्मनी का सिनेमा था, फ्रांस का सिनेमा था, इवन ब्रिटानिया का सिनेमा था, उस पर जंग अजीम के साथ पड़े और उनके इंस्टीट्यूट तबाह हुए, लेकिन अमेरिका महफूज रहा। बाद में अमेरिका का जो पूरा तस्वुर था, जिसको बड़े आराम से मिमिक किया जा सकता है, और जो जिसमें पहले ही जो पैरामाउंट पिक्चर्स के स्टार्स, यानी स्टार पावर उन्होंने तब इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो ये तो सच है कि सिनेमा एक बहुत ही खूबसूरत मीडियम है, और एक बहुत बड़ा नॉवल निगार, अजीम नॉवल निगार, जैसे हम सब बात करते हैं कि तन्हाई के 100 साल की वेब सीरीज बनी, तो आप तो हमसे ज्यादा रखते हैं, जानते हैं कि वो वेब सीरीज में जो मार्केस के जहन में था वो तो इंफरादी हैसियत में लिखता चला गया, लेकिन जब उसे वेब सीरीज या फिल्म में ढालने की नौबत आई तो उस पर दसियों और स्क्रिप्ट राइटर्स ने काम किया, डायरेक्टर्स 2 आ गए और किरदारों का इंतखाब हुआ। तो फिल्म के तकाजे बहुत बड़े हैं, बजट बहुत लगा होता है, और जो शय एक शख्स के तखय्युल में होती है उसे प्रेजेंट करने के लिए आपको लार्जर देन लाइफ पिक्चर पेंट करना पड़ती है। तो चैलेंजेस तो हैं, और उन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए तख्लीकियत भी मेरे ख्याल में जस्त लगाती है। कैसी है कि क्योंकि फिल्म में यहाँ एक चीज का मैं इजाफा ये करूँ कि जो बात आपने सवाल किया वो आपने 20वीं सदी की बात की। इसमें ना एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म के आगे बढ़ने का, ये क्रिएटिव, वो उसकी टेक्नोलॉजी है। और ये इसमें टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल भी पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि असल बात यही है कि किताब तो किताब रही, उसी तरीके से अब जाहिर है डिजिटल मिल गई आपको, बुक की शक्ल में ना भी हो, पर फिल्म के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई उसने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि लोगों की जो क्रिएटिव साइड उजागर हुई है मजीद, विजुअल रह जाना है आने वाले वक्त में, तो फिर विजुअल का दौर है। तो विजुअल जितना एंगेजिंग नजर आया है इस पूरे पीरियड में, इतना एंगेजिंग पहले नहीं था। उस वक्त ज्यादा फर्क नहीं होता था नॉवेल का, अगर उसकी फिल्मी शक्ल भी आ जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल वो तब्दील होकर रखेगा।
तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ड्राइव। टेक्नोलॉजी से मुराद मशीन, क्योंकि दीगर जो असनाफ है उनमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म के लिए मशीन की जरूरत पड़ी। अच्छा, आपने चूंकि 100 Years of Solitude की, आपको कैसी लगी वेब सीरीज? अच्छा, अगर उसने नॉवल से मुवाज़ना किए जाए और जो नॉवल के उशाक हैं, अगर मैं खुद को उनमें शामिल करूं, तो मुझे कुछ चीज़ों से तो शिकवा है और शायद कुछ चीज़ों से मुझे लगा हो कि जो मेरे अंदर आग थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर महसूस होता है कि उन्होंने उसकी रूह को पाने की बहुत मुखलिस कोशिश की है और ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आपने कोशिश भी अगर नजर आ जाए ना कि कोई शख्स कोशिश कर रहा है कि माकोंदा को मंजर कर सके और कर्नल आर्यानो को दिखा सके, लेकिन उससे मैंने इजाज़ा सा भी सीखा और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कभी कभार कोई चीज जो नॉवल का हिस्सा बनती है वो नॉवल में तो बहुत भाती है, लेकिन वो स्क्रीन पे आके शायद इतनी इंप्रेसिव ना लगे। जैसे कर्नल आर्यानो को जब वो फायरिंग स्पॉट के सामने खड़ा करता है मार्केस, तो वहां तो किताब में तो उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, लेकिन वही मंजर जब मैंने फिल्म में या वेब सीरीज में देखा तो मुझे लगा कि शायद ये इतना असर अंगेज नहीं है। जैसे जेटली की फिल्म है हीरो, हालांकि जेटली ने बड़ा पॉपुलर काम किया, लेकिन हीरो बड़ी अजीब गरीब फिल्म है। तो उसमें एक आखिरी मंजर है कि एक तरह का फायरिंग स्पॉट के सामने उसे खड़ा कर देते हैं और तीर अंदाज उस पर 3 बस आते हैं। तो मार्केस को पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये मंजर शायद ऐसा होगा, लेकिन फिल्माया गया तो फिल्माया तो हकीकत के मुताबिक किया, लेकिन इतना असर अंगेज नहीं लगा। काश्मीर बाद में बड़ी अहम बात की है कि ये इसका तो मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टिंग वर्ड लिखा हुआ जो लफ्ज है वो बहरहाल उसको ये कहते नहीं रहे मतलब खुले अल्फाज में, लेकिन ये कि उसको एक फॉकेट दे रहे हैं। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो अपने जहन में आपकी फिल्म चल रही होती है, आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। जैसे देखें, कंटेंट हमेशा से कहा जाता है कि किंग होता है, विनर होता है। अच्छा, कंटेंट क्या चीज है? कंटेंट वही चीज है ना जो आप कहीं किसी न किसी शक्ल में पहले पेपर पे उतारते हैं, एक तसव्वुर, एक ख्याल, उसके ऊपर फिर आप इमेज के ऊपर बनाते हैं। आप अगर किताब के ऊपर जब फिल्म बनती है तो जाहिर है कभी कभी वो किताब से बेहतर अंदाज में सामने आती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म जो है वो बिल्कुल उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती जैसी किताब में थी, क्योंकि हर शख्स की किताब अपनी एक फिल्म होती है। अच्छा, लेकिन इकबाल, अभी इससे पहले उसके बाद से पहले का हम बुनियादी सवालों पे हैं, इसी का आखिरी कड़ी, क्यों फिल्म बनाई जाए किताब पे, जरूरत क्या है? अच्छा, एक तो ये कि फिल्म बहुत ज्यादा बनती है हाँ। और फिल्म बनाने वालों को चूंकि सरमायाकारी होती है, सरमाया लगता है तो सरमाया इसलिए लगाया जाता है कि सरमाया कमाया जाए, यानी पैसे कमाए जाए, तो इसमें एक तरह की ख्वाहिश भी होती है। तो मुझे लगता है कि जो मकबूल कहानी है अगर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऑलरेडी एक हुक मिल जाएगा। जैसे इस वक्त इंडिया में फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आया है और इवन एवेंजर्स वगैरह भी फ्रेंचाइजी का तस्वुर है, तो ऑलरेडी एक हुक होता है, आप लोगों को पुल कर सकते हैं ये बात बता के कि ये किसी कहानी से उसका मतलब आपने उसे अडॉप्ट किया है, किसी मशहूर नॉवल पे मबनी है या किसी पुरानी मशहूर कहानी को दोबारा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो शायद ये भी एक रीजन है। लेकिन जो आपने सवाल किया उसमें आपके अंदर का जो तख्लीकार और अदीब है वो मौजूद है, तो हाँ ये सवाल तो लोग करते हैं। और मैं इसमें बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है जो पॉपुलर नॉवेल्स है ना जिसमें जो माजरे पे मबनी है, जैसे द बुक थीफ अभी एक नॉवल आया था बड़ा दखीम, ऐसे नॉवेल्स पे तो फिल्म बन जाती है। लेकिन ये जो मार्केस की और मिलान कुंडेरा के नॉवेल्स है ना, इन पे फिल्म बनना जो है ये ज्यादा मुश्किल है। ये कुंडेरा के नॉवेल्स द अनबेरेबल लाइट टू स्लीप, इसमें डैनियल डे-लुइस भी वो उसको कुंडेरा को पसंद दिया एडैप्टेशन, बिल्कुल। अच्छा भाई, अब हम आसान बातों की तरफ, ये तो मुश्किल बातें हो गई। सही। फिल्म क्या है आपकी नजर में? तारीफ होती है फिल्म की तारीफ। अच्छा, फिल्म क्या चीज है सर? देखिए, अब ये एक मुश्किल सवाल है, ये आसान सवाल नहीं। अच्छा, पहली बात, ठीक। फिल्म की तारीफ भी हर एक तरीके से, जैसे एक सब्जेक्टिव चीज होती है ना, किसी के लिए फिल्म क्या चीज होती है, किसी के लिए फिल्म क्या चीज होती है। मेरे लिए फिल्म क्या है? मेरे लिए फिल्म जिंदगी है। अच्छा, फिल्म इज लाइफ। फिल्म इज लाइफ फॉर मी। अच्छा, जिसको देखकर आप अपनी ऐसी दुनिया की तरफ जाते हैं जिसमें आपकी शायद उस जिंदगी में रसाई मुमकिन ना हो सके। अच्छा, वो आप उस पर्दे की तरफ जाते हैं जहां हम सबका एक हीरो होता है। तो मुझे उसके अंदर अपनी जिंदगी नजर आती है। मैं वो जिंदगी जीना चाहता था जब मैं उसको देखना शुरू किया। अच्छा, कि यार किस तरीके से हीरो चलता है, किस तरीके से हीरो, मतलब उसका एक तासुर आपकी जिंदगी में। फिल्म का मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट है लाइफ में, वो फिल्म। तो मेरे नजदीक फिल्म जिंदगी है। और आपने अभी हीरो का इस्तेमाल किया, हीरो की बात उसमें। अभी एक बात नासिर अब्बास ने एक लेक्चर दिया 3-4 दिन पहले कराची आर्ट्स काउंसिल में कि उर्दू नॉवल गैर मौजूद क्यों है, या मौजूद है या नहीं है आलमी तनासुर में। उसमें उन्होंने आखिर में इस पे बात की और उन्होंने कहा कि भाई उर्दू नॉवल में हीरो होता है, जबकि नॉवल में, दीगर नॉवल में प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो नहीं होता। इन्होंने हीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपके ख्याल में कोई फर्क है, कोई तखसीस है प्रोटैगनिस्ट
फिल्म के हवाले से हीरो और प्रोटैगनिस्ट में? हाँ, बिला शुबा ऐसी बात है, उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है उसका ज़वाल भी होगा, उसमें खामियां भी होंगी। उसके अंदर जैसे ये टॉलस्टॉय का मतलब टॉलस्टॉय का जो अदब है, उस ये दोस्तोयेव्स्की का जो अदब है, उसके अंदर वो जो हीरोइज्म है वो नहीं है, बल्कि उसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी आप खामियां भी देखते हैं। वो कातिल भी है, वो कहीं कुढ़ रहा है कि मैंने जुल्म किया है, अपने जुल्म की आग के अंदर वो झुलस रहा है। लेकिन जो हमारे हीरो होता है वो बच्चन साहब जैसा होता है, वो एक्शन हीरो होता है, हम उसे देख के तालियां बजाना चाहते हैं, सीटियां बजाना चाहते हैं। तो हाँ, प्रोटैगनिस्ट और हीरो के मामले में फर्क तो है, और यही फर्क आपको नसीरुद्दीन शाह और जो एक बहस चलती है तो नसीर साहब और बच्चन साहब के दरमियान, तो बच्चन साहब जो है वो हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट को टो कर रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने किया, और नसीर साहब के हाथ दीगर मामला था। आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी जिंदगी में? अच्छा, ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उस जमाने में वीसीआर का जमाना था, हम सऊदी अरब में हुआ करते थे, तो हर पाकिस्तानी की तरह हमारे वालिदैन भी फिल्म देखते थे। तो मेरी याददाश्त में जो 3 फिल्में हैं जिनका बहुत गहरा असर है, वो बड़ी हैरानकुन है। वो है मदर इंडिया, मुगले आजम और पाकिस्तान। क्योंकि वीसीआर पे फिल्म हमारे अपने कलेक्शन का हिस्सा थी और हमें बार-बार देखा करते थे, बार-बार देखा करते थे। तो ये 3 फिल्म्स हैं, तो इस वजह से मैं आज भी क्योंकि अब मैं मुगले आजम देखता हूँ तो मुझे हाँ, तकनीकी तौर पे महसूस होता है कि कुछ जगह कुछ गैप्स हैं, लेकिन उनका असर ही इतना है। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? अच्छा, ये ज़ाहिर है कि इसमें मुझे खुद भी कन्फ्यूजन है कि मेरी पहली कौन सी है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, जो मुझे बिल्कुल याद है, वो फ़िल्म मुझे एक अजीब-सी आपको बात लगेगी, सीडी 420 राज कपूर। राज कपूर की। अच्छा। जो मुझे याद है कि 12 घर पे चली वो और वीसीआर में, हाँ। तो वो सीडी 420 है, जिसको मैंने सबसे पहले देखा। उसके बाद जो दूसरी फ़िल्म थी वो थी बहुत, उसमें नादरा थी और फ़िल्म का नाम दिलीप कुमार की थी, और देखिए मेरे ज़हन में उसका नाम मिस हो गया एकदम से। बहुत मशहूर फिल्म है बहुत मशहूर फ़िल्म है, जिसमें वो हंटर जी, 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 हंटर के साथ आन मेरा आन। दूसरी फ़िल्म मुझे आन, और महबूब। और तीसरी फ़िल्म मुझे जो है ना वो शक्ति। अमिताभ और अमिताभ। तो इन तीनों में मुझे ये नहीं अंदाजा बिल्कुल कि इसमें से मेरी पहली कौन सी है, लेकिन ये तीनों मेरी अव्वलीन याददाश्त में, अगर आप ये देखें कि मैं राज कपूर, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, मेरी अव्वलीन 3 फिल्मों में स्टार्स ये थे। अरे वाह, आप दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। आप दोनों को मैं फेसबुक पे फॉलो करता हूँ और जो आपने जो 3 फिल्मों का हवाला दिया, वो सब इन अ सेंस हिस्टोरिकल फिक्शन है ना। आपने जो हवाला दिया वो मुतरव्वा है, लेकिन वो है, और लेकिन इन दिनों जो आपकी पसंद है उस पर मैं बाद में आना चाह रहा था, वो जरा बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। ये आपने दोनों ने बॉलीवुड की भी फिल्में देखी हैं और दीगर मुल्कों की भी फिल्में देखी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से खास लगा हो, यानी गोया बॉलीवुड और अब बॉलीवुड के साथ मुकाबला हो रहा है साउथ इंडिया, उस पर बाद में आता हूँ मैं। लेकिन बॉलीवुड को आप आज से, बॉलीवुड यही वो आप दोनों ने जो फिल्मों का हवाला दिया तो क्लासिक्स हैं। बिल्कुल। ये जो 20-30 बरस में जो बॉलीवुड में जो कुछ बना है, इसको आप फॉलो कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बॉलीवुड प्रोग्रेस कर रहा है या रिग्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट का उतना इस्तेमाल किया जाता है नहीं चाहिए। लेकिन अब जो बॉलीवुड है उसकी शक्ल, आपने जो नाम दिए सब अच्छी फिल्में थी, आप 6 फिल्मों के नाम लिए बहुत। अब आप कैसे देखते हैं बॉलीवुड को, चूंकि आप दोनों बहुत फॉलोअर हैं बॉलीवुड के, बॉलीवुड को कैसे देखते हैं? ये बॉलीवुड तो जो है ज़वाल पज़ीर है, और ये वो शय है जिसके ऊपर ये, या वो स्टेटमेंट है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा तनकीद भी सही, गालियां भी खाई। यानी हमने देखा कि 2015-16 में हमने एक ऐसी फिल्म बनते हुए देखी जो हैदराबाद से बनी, यानी जो तेलुगु सर्किट है वहां से बनी, और हमने उसका इतना असर देखा कराची में बैठ के कि हमें लगा कि शायद अब ये कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, जो बॉलीवुड है उसके अंदर कुछ गैप्स पहले भी पैदा हो गए थे, खासतौर पे ये जो एक्सट्रीमिज्म की लहर आई है हिंदुस्तान में, जो हिंदुत्व का तस्वुर है, क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तानी फिल्मों में या बॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर वो असर था, लेकिन ये जो मोदीइज्म का कॉन्सेप्ट है उसके बाद ही बढ़ गया। तो बॉलीवुड के अंदर कुछ मसाइल पैदा हो गए थे, लेकिन जो साउथ से लहर है उससे ही कम्पीट नहीं कर सके, तो वो साउथ और वो साथ साथ ही चले। से बात करें, लेकिन मजबूरी तौर पर बॉलीवुड इसको बहुत मसाइल का शिकार है, संगीन मसाइल का शिकार है। और अगर हम तकनीकी सतह पे देखते हैं, यानी अगर हम मलयालम सिनेमा को देखते हैं या हम तेलुगु तमिल सिनेमा को देखते हैं कि वहाँ क्या काम हो रहा है, और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ स्टार्स के बच्चों को लॉन्च किया जा रहा है और यहाँ वही रिवायती कहानियां बनाई जा रही हैं, तकनीकी काम कम हो रहा है। और इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि यहाँ जो 2 से 3 अच्छी फिल्म बनी गुज़श्ता साल के अंदर, अच्छी से बड़ा, जिनको हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स कहते हैं, अच्छी 2 फिल्म हो सकती है। बारहवीं
12वीं फेल, और ये जो आमिर खान की वाइफ, साबिक वाइफ थी जिन्होंने बनाई थी लापता लेडीज। लापता लेडीज। अच्छा, अगर इन फिल्म्स को देखें, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स का, अगर हम इनका बिजनेस देखें और इसी तरह की मलयालम या तेलुगु में बनने वाली फिल्म्स का बिजनेस देखें, तो जमीन आसमान का फर्क है। यानी बॉलीवुड ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को देखना ही नहीं चाहती, और वहां पे इस तरह की फिल्में कम बजट में बन के 3 से 4 गुना ज्यादा बिजनेस करती हैं। तो ये है कि बॉलीवुड में इम्कान अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? अच्छा, बड़ा अहम नुकता उठाया अच्छा, हमने, कुछ इसमें बात करते हैं। इसमें एक चीज और भी है, जो बॉलीवुड के जवाल का सिलसिला हुआ ना, चैलेंज आ गया बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा, और बॉलीवुड उस चैलेंज से बाहर नहीं निकल सका, और ये चैलेंज उनको फेस हुआ जैसे कोविड आया। कोविड से। कोविड से अच्छा। वो सिनेमा डिस्टर्ब हो गया बॉलीवुड का, हम्म, और उनको एक नया मीडियम मिल गया, और वो मिल गया ओटीटी। ओटीटी से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए जैसी वो उसके अंदर दाखिल हुआ बॉलीवुड में, और फिर उसकी वजह से ये सारा का सारा सत्यानाशी हुई है बॉलीवुड की। अच्छा। क्योंकि आप अगर कंटेंट देखें बॉलीवुड का उठा के, इस वक्त जो भी आपके पास अवेलेबल जराए हैं ओटीटी के, मल्टीपल चैनल्स हैं, आप उस पर देख सकते हैं। जितना बेहतर काम, अगर इकबाल खुशी साहब को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, कि जितना बेहतर काम सिनेमा पे होना चाहिए था, वो सारा का सारा ओटीटी पे चला गया। डायरेक्ट रिलीजेस भी ओटीटी पे चली गई। बेहतर काम को अगर आप डिफाइन करें। सर बेहतर काम यही ना, जो रॉ था, मतलब जो बिल्कुल जमीन से लगा हुआ काम था, मतलब जिसके ऊपर रियलिस्टिकली बहुत सारी चीजें हो सकती थी। ठीक है, सिनेमा की तो अपनी कुछ जरूरियात होती है ना, कमर्शियल सिनेमा इज ऑल अबाउट कमर्शियल ना, कि लेकिन हम सब कमर्शियल सिनेमा की बात भी करते हैं, पैरेलल सिनेमा की भी बात करते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के आने से, अमेजोन के आने से, प्राइम के आने से, ऐसे सारी चीजें आने से ये एक जहत अलग हो गई, फॉर्म ही अलग हो गई ना सर। तो उसका मुकाबला बॉलीवुड बेहतर अंदाज में नहीं कर सकता। तो उसने अपना ग्राउंड मिस कर दिया। आप दोनों ने बहुत इन दोनों ने बड़े अहम निकात उठाए। एक तो आपने कहा कि मोदी के आने के बाद से, इसका क्या ये मतलब लिया जा सकता है कि मोदी से पहले जो हुकूमत वहां थी, या उससे पहले जो हुकूमतें थी, उनका इतना असर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री पे, फिल्म की कहानी पे, और मोदी के आने के बाद असर हुआ? बड़े अहम पॉइंट आपने उठाया। ये की तरफ आते हैं ओटीटी। ये एक वजह है, वजूहात कही हैं, लेकिन उनमें एक वजह भी है। अब जैसे जब माय नेम इज खान एक फिल्म रिलीज होती है, तो अपने जमाने में बॉलीवुड की इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी, सबसे ज्यादा उसने रिकॉर्ड्स बनाया, उसने कई नए जो सर्किट्स हैं उन तक रसाई पाई जहां पहले इंडियन फिल्म नहीं जाती थी। लेकिन वही फिल्म इंडिया में उसे बदतरीन उसका सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस का, और फिल्म जो है वो फ्रैक्चर्ड रिलीज थी। इसी तरह जब एक और फिल्म आई दिलवाले आई थी शाहरुख खान की, तो उस वक्त इन्होंने आईपीएल में जो खिलाड़ी थे पाकिस्तानी, उनके हक में बयान दे दिया, एक बार फिर प्रोटेस्ट हुआ, पद्मावत पे प्रोटेस्ट हुआ। तो ये जो बाइकॉट गैंग था, ये बहुत ताकतवर हो गया, और इसे लगा कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं, हम अपने नए स्टार्स बना सकते हैं, कुछ स्टार्स को गिरा सकते हैं। लेकिन फकत ये सबब नहीं है, मतलब एक इंतहा पसंदी तो एक ऐसी चीज है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और जिसका असर होता ही है। मगर बॉलीवुड क्रिएटिवली भी, तकनीकी तौर पे भी कहीं पीछे गया, और इसने क्या किया कि इसने रीमेक्स बनाना शुरू कर दिया। ये साउथ से रीमेक्स लेता था, जब तक हम साउथ की फिल्म्स को नहीं जानते थे, हम उन पे तालियां बजाते थे। जब लोगों ने वही कंटेंट देखना शुरू कर दिया कि वो कितना रिच है या कितना कलरफुल है, तो उन्हें लगा कि यार रीमेक तो उसके मुकाबले में फीका है। तो इसी वजह से अब रीमेक्स फ्लॉप हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जितने रीमेक्स बने, सिवाय अजय देवगन के, बेशतर रीमेक्स फ्लॉप हुए हैं। ओटीटी की आपने बात की, मैं कहीं अगर गलत मेरी रिसर्च हो तो मैं माफी चाहता हूँ पहले से। मैंने एक दिन रिसर्च करना शुरू की कि इंडिया में कितने सब्सक्राइबर हैं, तो मैं हैरान रह गया ये देख के कि उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, मिलियंस में है। अच्छा, मिलियंस में है। तो ये फिर अच्छा मैं आपको जानता हूँ, देखिए वो जो सब्सक्राइबर्स आपने देखे, वो आपने उन चैनल्स के देखे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, सब कुछ। सिर्फ वहां का जो नेशनल टेलीविजन है ना, उसके ऊपर भी फिल्म रिलीज होना शुरू हो गई डायरेक्ट, जो कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, नाम ले लेता हूँ, जी सिनेमा है, स्टार वर्ल्ड है, स्टार गोल्ड है, ऐसे अनगिनत वहां चैनल मौजूद है जो आपके पास टेरेस्ट्रियल लीड पे आ रहे हैं। उसके लिए आपको कोई सब्सक्राइबर्स के तौर पे लेके कोई आपको सब्सक्रिप्शंस नहीं लेनी। वो आपने अगर जिस तरीके से हमारे घर पे, आपके घर पे, हम सबके घर पे केबल आ रहा है, वो केबल के ऊपर आ रहा है, तो वहां डायरेक्ट फिल्म्स जो है ना रिलीज होना उन पे भी शुरू हो गई। मतलब अब सलमान खान की फिल्म थी, तो सलमान खान की फिल्म राधे, वो डायरेक्टली रिलीज हुई, उसको सबने एक साथ देखी। दिल बेचारा एक फिल्म रिलीज हुई, उसके इंतकाल होने के बाद, बड़ा हमारा सुशांत सिंह राजपूत, अब उसकी जो डायरेक्ट रिलीज हुई, उस तमाम के तमाम चैनल्स पे डायरेक्ट रिलीज हुई। अब उसके लिए आपके पास सब्सक्राइबर्स वाला नेटफ्लिक्स होना जरूरी नहीं था, आपके घर पे टीवी होना जरूरी था।
जैसे एक और मीडियम भी है हम फिर से मुख्तलिफ अंदाज से ओटीटी वाले मामले में, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बड़ा अजीब एक और मीडियम भी है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे एक फिल्म है केजीएफ पार्ट 1। तो केजीएफ पार्ट 1 के 2 वर्जन पड़े हुए हैं, एक म्यारी डब है हिंदी का और एक थोड़ा नीम पोस्ट डबिंग है। एक डबिंग की जो व्यूशिप है वो 700 मिलियन है और दूसरे की 350 मिलियन है। यानी एक फिल्म यूट्यूब पे 1 बिलियन से ज्यादा बार देखी गई। ये वो व्यूशिप है जिसकी मिसाल शायद ही हमें कहीं मिले, और ये यूट्यूब पे लोग फ्री में देख रहे हैं। तो ये जैसे उन्होंने कहा कि लोग फिल्म में फ्री में भी चीजें देखते हैं, व्हाट्सएप पे फिल्म्स आ जाती हैं, लोग व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके देखते हैं। तो अगर वो ओटीटी वाले कंटेंट को लोग जरूरी नहीं ओटीटी पे जाके देखें, वो किसी और जरिए से भी देख रहे होते हैं। और ओटीटी वाला मामला जो था उसमें एक मिसाल बड़ी मेरे ध्यान में आ रही, जैसे चमकीला। चमकीला एक ऐसी फिल्म थी जो शायद जिसको सबने सराहा और जिसने एक शोर जोर पैदा किया, लेकिन उसको उन्होंने ओटीटी पे रिलीज किया, जिससे हमें ये लगा कि ये फिल्म शायद सिनेमा पे जाती तो इसको वो शेयर मिलता, वो सताइश मिलती जो इसका हक था। अच्छा, मेरा इससे गलत ख्याल है। मैं और काशिफ रजा एक जमाने में प्रोग्राम करते थे, तो मेरा ख्याल ये था कि चमकीला अगर सिनेमा पर रिलीज होती तो शायद ना चलती। ये इम्तियाज अली की जब वापसी हुई ओटीटी पे हुई है, लेकिन अच्छा अब आते हैं जरा सा ये बहुत क्योंकि आपने ये जो ओटीटी की बात की, तो बिजनेस पर आप दोनों की बड़ी निगाह होती है, मैं देखता हूँ, मैं आज तक नहीं समझ पाया। अच्छा, लेकिन पहले साउथ इंडियन बात करने, कुछ 8-10 बरस पहले मेरा बेटा जो था वो हम फिल्में देखते थे अंग्रेजी और बॉलीवुड की, वो मेरा बेटा साउथ इंडियन फिल्में देख रहा था और हम मजाक उड़ा रहे थे, क्या देख रहा है ये, क्या देख रहा हो बेटा। और वो हमें नहीं मालूम तो कि हमारा बेटा हमसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो आगे तो वो पार झाड़ के मुझे नाम भी नहीं मालूम साउथ इंडियन स्टार्स के, लेकिन जैसे रजनीकांत वगैरह की फिल्में होती थी, तो वो बेटा मेरा ये 10-12 वर्ष से देख रहा है, बहुत शायद सब ये जो साउथ इंडियन फिल्मों का फिनोमिनन अब उभरा है, और आप दोनों को मैं देखता हूँ फेसबुक पे, और आप लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड को खा गया। जितनी मैंने उसको देखने की कोशिश की, मुझे तो लगा ये तो टेक्नोलॉजी का सहारा मार धाड़, यकीनन उसमें कहानी भी होती होगी। आपके ख्याल में क्या वजह है साउथ इंडियन फिल्मों की मकबूलियत की, ऊपर आने की और इतने बिजनेस लेने की, क्या वजह है? अच्छा, अब से 15 साल पहले का जो साउथ इंडियन सिनेमा था ना, वो तो वाकई बी क्लास अच्छा था। वो एकदम उसमें अच्छा काम आता था, जैसे कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स उस जमाने में भी बनती थी, उस जमाने में भी ममूटी और कमल हसन नेशनल अवार्ड्स लेते थे, अच्छा काम तो आ रहा था। लेकिन मजमूई तौर पे जो सिनेमा था उसको हम दूसरे दर्जे का सिनेमा कहते थे। हुआ ये कि कुछ बड़े नाम वहां से उभरना शुरू हुए, उनकी बासगश्त आई, जैसे शंकर का नाम हम सुना करते थे कि शंकर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, राजामौली का नाम सुनते थे हम। लेकिन जब 2014-15 में ये बाहुबली आई, तो इसने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट, यानी आप हिंदुस्तानी सिनेमा की 100 साल तारीख उठा के देखेंगे, आलम आरा 1931 में बनी थी पहली टॉकीज, तब से जो मरकज है हिंदुस्तानी सिनेमा का वो मुंबई है। लेकिन एक फिल्म से मरकज बहुत हद तक बदल गया, यानी कि तेलुगु सिनेमा जो था उसने बॉक्स ऑफिस को लीड करना शुरू कर दिया, बॉक्स ऑफिस की दौड़ में बॉलीवुड पीछे रह गया। तो ये जब बाहुबली थी एक बहुत बड़ा वाकया था, हो सकता है किसी को फिल्म अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन वाकये की हैसियत से वो उसने चीजों को बदल दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कब तक जब हम साउथ इंडियन सिनेमा की बात करते थे तो रजनीकांत और कमल हसन का नाम आता था, हमें ये नहीं पता था कि चिरंजीवी भी तेलुगु सिनेमा, लेकिन हम बहुत आगे नहीं जाते थे। लेकिन अब हुआ कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सिनेमा को हमने दरियाफ्त किया और वहां से बॉक्स ऑफिस भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये फैक्टर्स अब नजर आ रहे हैं कि जो साउथ इंडियन सिनेमा है वो कुछ वजूहात की बिना पे बहुत ऊपर जा रहा है। जैसे पुष्पा, लोग कहते हैं पॉपकॉर्न की रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पुष्पा देखने आते हैं तब तो आप पॉपकॉर्न ले लें। पुष्पा को आपने हिंदी में 750 करोड़ करवाती है, वो जो आपके यहाँ पठान भी ना कर सकी, जवान भी ना कर सकी, तो पठान ये फिल्म देखते आप पॉपकॉर्न क्यों ले लें? यानी कि आपको कुछ वहां मिल रहा है जिसकी वजह से आप पे कर रहे हैं। एसेंस क्या है साउथ इंडियन फिल्मों के ऊपर आने का? अगर आप आपसे कहूँ कि एसेंस किस वजह से वो ऊपर आई है, मकबूल हुई है और बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया, क्या एक वजह अगर को क्या? मेरे ख्याल में एक तो उसके जो कलर्स हैं, जो उसकी जरखेजी है, जो उसके अंदर चीजों को लार्जर देन लाइफ पेंट किया जाता है, और उसमें जो रिस्क टेकिंग है, यानी कि जो बॉलीवुड का जो डायरेक्टर है वो बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं एक जंगले में, जैसे एक फिल्म आई थी RRR, उसका एक सीन बहुत वायरल हुआ था कि वो एक पिंजरे में शेर, चीते और तमाम ऐसे जानवरों को रख के ले आता है NTR, जो शायद एक साथ हों तो एक दूसरे पर हमला कर दे, लेकिन उस सीन पर बहुत तालियां बजाएगी। तो वो जो एक रिस्क लेना है कि मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, सही, ये लॉजिकल नहीं है,
ये मंतकी भी नहीं है, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा। तो ये अब जैसे पुष्पा जो रिलीज हुई है, पुष्पा देखिए हमें हैरत हुई कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें फिजिक्स के तमाम कवानीन का बेड़ा अलग कर दिया गया, यानी उसके दामिया में हंसी आती है कि किस किस्म का एक्शन हो, लेकिन जो डायरेक्टर था वो शायद ये दिखाना चाहता था। तो ये एक फैक्टर है। और एक और बात है जी जी ये आपका व्यूज क्या है साउथ इंडियन सिनेमा में? सर, वहाँ के डायरेक्टर बहुत मजबूत है मजबूत है यानी? हमारे बॉलीवुड के मुकाबले में इस वक्त जो रिजिम है पूरी। मतलब वो करेजियस तो अपनी जगह हैं, लेकिन स्टार वहाँ का डायरेक्टर है। अच्छा, ये बड़ा बॉलीवुड में अहम पॉइंट है। बॉलीवुड स्टार डायरेक्टर, हाँ। स्टार वहाँ यहाँ बॉलीवुड का मसला है। बॉलीवुड में एक स्टार बन रहा है, fact है, कपूर जो है, आप उसमें ये बात को भूल जाएं, जो हीरो है बॉलीवुड फिल्म का, वो अपने अंदर एक पूरी की पूरी एक, आप समझिए कि पूरी की पूरी दुकान है। उसको मैनेज करना, उसको लेके चलना, उसके पीआर वाले, उसके ये वाले, उसके वो वाले, मतलब उसके टेंडरम इतने बढ़ गए स्टार के कि वहाँ स्टार ड्राइव कर रहा है बॉलीवुड को, जबकि वहाँ डायरेक्टर ड्राइव कर रहा है। और इतना डायरेक्टर ड्राइव कर रहा है सर, जो कि एक जमाने में सुभाष भाई करते थे, अच्छा, एक वो तो जमाने भी आ जाते थे। जज चोपड़ा करते थे। ठीक है सर, हाँ। ऐसे अनगिनत नाम है आप, प्रकाश महल, मतलब आप यू नेम इट ना, मनमोहन देसाई, मतलब अगर मनमोहन देसाई उस वक्त स्टार था, ये स्टार नहीं थे। आज बॉलीवुड में एक डायरेक्टर भी स्टार नहीं है। ये बड़ी बहुत सोच के आपको 2-3 नाम लेने पड़ेंगे, और वो भी आप बहुत ही ऐसे नाम लेंगे जो, इकबाल भाई मेरी बात को सेकंड करें या मुझसे वो करें, नहीं नाम है उससे देखेंगे जिनके अंदर सब्सटेंस हो डायरेक्टर्स के अंदर। देखिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलना वहां पे म्यार बन गया है बॉलीवुड में। वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे अगर उनको आती भी है, बल्कि वो तो इंटरनेशनल फोरम पे भी साउथ इंडिया कहता है, वो साउथ इंडियन फिल्म और हिंदी फिल्म नहीं कहता राजमौली। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि वो ऑस्कर के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर भी ये कहता है ये साउथ इंडियन सिनेमा है, ये तो ये तेलुगु फिल्म है, दिस इज नॉट हिंदी सिनेमा। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसमें तशनीकी ये है कि आप दोनों इत्तेफाक किए जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन कोई इख्तलाफी पहलू नहीं निकाल रहा। अच्छा, अब जिस ये प्रोग्राम जो मैंने मुरतब किया उसकी एक वो सवाल जिसके लिए मैं समझना चाह रहा हूँ आप दोनों से, आप दोनों उसके एक्सपर्ट हैं, वो है बिजनेस। आप, मैं देखता हूँ आप दोनों को कि आप फिल्म की रिलीज से पहले बता देते हैं कि ये इतना नहीं चलेगी, इतना बिजनेस करेगी, और पहले शो के बाद आप लोग बता देते हैं कि इतना करोड़ का करेगी और इतना ये होगा, नेट ये होगा, धमाका होगा, फल का ये होगा। ये क्या ना, इसका जरा कुछ समझाइए मुझे दोनों कि ये इसमें आप इसका साइंस क्या है? अच्छा, इसकी साइंस तो सबसे पहले ये सर ही बताएंगे इकबाल साहब, लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने इस चीज को जो पिक किया ना, वो इतना कोई बगैर टूल के पिक किया। बड़ी बात। अच्छा, हिंदुस्तान में तो देखें ये सब बताने वाले लोगों के पास ना मल्टीपल टूल्स हैं, जहाँ से वो सारी चीजें डेटा आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर जो है ना एक कंसोर्शियम है, वो कंसोर्शियम की वजह से वहां सब पता चल जाता है, एडवांस बुकिंग वगैरह का एक डिजिटल है, एप्लीकेशंस के थ्रू सब पता चल जाता है। पाकिस्तान में नहीं था, तो ही इज द ओनली वन उस वक्त। ये मैं हैरान होता हूँ, ये बड़ी जिसने सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब मेन स्ट्रीम, तो सर मेन स्ट्रीम को तो मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त शोबिस के मामले में वैसे मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा, अगर सारे शोबे नीचे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई शोबा नेग्लेक्ट हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो शोबिस की साफत थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट। कल्चर रिपोर्टिंग। जी भाई, साइंस समझाइए। अच्छा, ये साइंस जो है ये उन्होंने जैसे दुरुस्त कर वहाँ पे आप दोनों की सदाइश में एक जुमला ये भी कह दूं कि अक्सर मैं सोचता हूँ यार ये गलत साबित हो जाएंगे मुझसे करीब, लेकिन आप लोग ज्यादातर सही साबित हो रहे होते हैं, ये गलत भी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब तो वहाँ हर चीज बिल्कुल जैसे 2+2=4 वाला है। वो बुक में शो पे देखते हैं कि कितने, ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि कितने टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं, वो टिकट्स का पैसा कितना बन रहा है, और आखिर में जो लोग आके टिकट खरीदेंगे उनकी एवरेज क्या है। तो बहुत सी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। और अब तो यह है कि 12 बजे तक फिल्म का 9 बजे का शो होता है, बड़ी फिल्म का अब 6 बजे का शो होने लगा है, जैसे ये जवान पठान वगैरह 6 बजे रिलीज हो गई, यानी हिंदी में। वहां तो साउथ में तो होता ही सुबह 6 बजे का शो। तो यहाँ फुटफॉल से और रिव्यूज से आप प्रिडिक्ट कर देते हैं 95% केसेस में कि आगे क्या होने वाला है। हमने ये चीजें कैसे सीखी, हमने उन शोबिस की वेबसाइट से इंडिया की उन्हें फॉलो किया, ट्विटर पे जो क्रिटिक्स हैं उन्हें फॉलो किया, समझा वो क्या कह रहे हैं, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की और गालियां खाई। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही कि ये मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इस वक्त बॉलीवुड के पास कोई भी डायरेक्टर नहीं है,
सिर्फ एक डायरेक्टर है, सिद्धार्थ आनंद, बड़ी फिल्म का। मैं बड़ी फिल्म के डायरेक्टर की बात करूँ, अच्छे डायरेक्टर वो तो फिर एक अलग कहानी है। बड़ी फिल्म का डायरेक्टर आपके पास सिर्फ सिद्धार्थ आनंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी चूंकि जो बहुत बड़ा बैनर उसके कांधे पे है, उससे उसकी ज़ेरे असर है। लेकिन साउथ इंडिया में बहुत से बड़े डायरेक्टर्स सामने आ चुके हैं जो अपनी ही एक दुनिया बसा ली है। जैसे आज खबर आई है कि लोकेश कनगराज जो है वो आमिर खान के साथ एक सुपर हीरो फिल्म बना है। और मैं अपने दिल से आपसे कहूँ कि जो लोकेश के यहाँ मुझे फ्रेम्स नजर आए, अच्छा या लोकेश की जो रिचनेस है, वो मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत कम डायरेक्टर्स के पास है। अच्छा बहुत ही मुतासिर उसका काम है। और तीसरी चीज ये कि ट्रेंड्स बदल गए। देखिए, एक जमाना था शंकर साउथ में फिल्म बनाता था, शो में जाता था। अभी शंकर ने फिल्म बनाई कमल हसन को लेकर, इंडियन 2, एक डिजास्टर, आप उसे देख भी नहीं सकते। एक जमाने में मैं खुद कहता हूँ मणि रत्नम से अच्छा डायरेक्टर कौन हुआ, लेकिन आज रिलीज होगी ठग लाइफ, अगेन कमल हसन, लेकिन वो फिल्म भी डिजास्टर होने वाली है। तो इतने बड़े डायरेक्टर्स फेल हो रहे हैं चूंकि रुझान बदल गया। अब रुझान क्या है वो ये बताएंगे। अच्छा सर, बात ये है कि ये कैसे हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। इसमें क्या है कि कुछ हमें बॉलीवुड वालों को कहानी का भी फुकदान हुआ। साउथ के पास एक नई कहानी निकल कर आ रही है। नई कहानी क्या होती है, वो प्योर हिंदुस्तान की कहानी निकल कर आ रही है। मतलब वहां पर वो जैसा है वैसा दिखाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा कि इतना बड़ा उन्होंने आर्टिस्ट लेके वॉर 2 फिल्म रिलीज होने वाली है। एनटीआर वो मौजूद है ऋतिक रोशन के सामने विलेन के तौर पे। वॉर 2 रिलीज होगी जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब वो इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन उसको भी उन्होंने सुर्खी पाउडर कर दिया। सुर्खी पाउडर बिल्कुल सुर्खी पाउडर के पीछे लिया है उसको आप ऋतिक का मुकाबला सुर्खी पाउडर करके ऋतिक से खूबसूरत थोड़ी बना सकते हैं। ये है बॉलीवुड की मसाइल। बॉलीवुड पे शिकवा ये है कि अशराफिया की फिल्म बनाता है। अच्छा वो रॉ नहीं दिखा रहा, वो रॉ दिखाए ना। जिंदगी नहीं आप पुष्पा वैसे ही है ना, वो एक आधा अपाहिज आदमी है। वो अपाहिज आदमी है तो अपाहिज को और बुरा दिखाओ। उनके पास ये कॉन्सेप्ट है। आपने उस अपाहिज को भी बाल बनवाने, अगर आप उसको ले भी रहे ना तो उसके बाल ठीक होने चाहिए, उसका सुर्खी पाउडर ठीक होना चाहिए, उसके ऊपर आर्ट डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। वो वैसे ही शूट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इतना ही बुरा है ना, इससे ज्यादा बुरा करके दिखाओ उसको, लेकिन रियल हिंदुस्तान की शक्ल दिखाओ। बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि हीरोइन को तो मेकअप करवा रहे हैं, हीरो को उससे ज्यादा मेकअप। ये वाली बात है। अब आप वहाँ की अगर हीरोइन देखें, आप इस वक्त हीरोइंस देखें, आप इस वक्त साउथ की हीरोइंस इस वक्त जुबान नहीं आती उनको बॉलीवुड, लेकिन वो इस वक्त ज्यादा इस वक्त काम कर रही है। सिकंदर में की सारी फिल्म्स जो है ब्लॉकबस्टर, उससे भाई सिकंदर की, हाँ सिकंदर के आप उसको देखिए ना, सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर है। नयनतारा, आप शाहरुख खान नयनतारा, और नयनतारा अब यहाँ के लिए हमें दीपिका का नाम लेना पड़ेगा समझाने के लिए कि जो पोजीशन इस वक्त बॉलीवुड में दीपिका की है, वहाँ ये पोजीशन नयनतारा की, ठीक है ना। तो अब बात ये, लेकिन वहां पर ऐसे मौजूद पे फिल्म बन रही है। वहां की हॉरर फिल्म देखिए ना, अब हॉरर फिल्म्स वहां की जो बन रही है उसमें संजीदगी देखे, उसका काम देखें, विजुअल इफेक्ट्स क्राइम थ्रिलर देखें। क्राइम थ्रिलर को तो बहुत ज्यादा, जो मलयालम सिनेमा उसका फोकस ही क्राइम का जो जॉनर है। और इन्होंने जो डायरेक्टर वाली बात की, अब आप देखेंगे दीपिका का नाम आया जो सबसे कामयाब एक्ट्रेस है, लेकिन संदीप रेड्डी वाघन ने एक जो इख्तिलाफ हुआ तो उसने दीपिका जैसी एक्ट्रेस को भी अपनी फिल्म से निकाल दिया। दीपिका मेरे ख्याल में खुद गई है वहां से 6 घंटे की वो मांगी थी, मुझे इसी दौरान काम करना है। दूसरे कुछ टीवी सीन्स थे इस पे वो असल में वो अपनी फैमिली के लिए वक्त चाहती थी, डायरेक्टर जो था वो पागल था। लेकिन मैं वो पॉइंट दे रहा हूँ कि वहाँ डायरेक्टर ही लीड कर।